तो आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए एक नई जोश और उत्साह के साथ आज का ये नया अध्याय नया लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल है मेरे भारत देश के नौजवानों। तो अच्छा है तो कमेंट करो, बुरा है वो भी कमेंट करो, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसे देखकर आप भी मस्त हो जाओगे तो आपका दिन भी बढ़िया हो जाएगा। तो जो है कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 का जो चौथा और पांचवा सवाल था विधिवत कंप्लीट कर लिया था। तो पिछली वीडियो में आपको विधिवत मैंने बता दिया था प्रश्नावली 2.4 का चौथा और पांचवा सवाल, और बहुत ही आसानी से हमने उसे हल कर लिया था, जो कि अध्याय 2 का सबसे कठिन और मतलब हार्ड सवाल में से वो दोनों था, और उसके अलावा और कोई मतलब उतना हार्ड सवाल नहीं था, वही थोड़ा ट्रिकी सवाल था, ऑप्शनल था, परीक्षा की दृष्टि तो नहीं था। ठीक, लिखा तो होता है लेकिन कभी कभी परीक्षा में दे देता है, इसलिए हम पूरा बुक एक तरीके से कवर करते जाएंगे। ठीक, तो अध्याय 3 जो हमारा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर होते क्या है, जैसे हमारा जो x है ये हमारा चर पद है, और जैसे हमारा कोई अंक हो गया तो वो हमारा अचर पद हो जाएगा। ठीक, जैसे हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर जो हमारा x है वो हमारा चर पद है, और जो हमारा यहाँ पर c है वो अचर पद है। लेकिन यहाँ पर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दो चर मतलब एक चर या तो x होना चाहिए या एक चर y होना चाहिए, चाहे जो अक्षर हो, एक चर a है तो दूसरा चर b हो। लेकिन जो है इसमें सवाल में x और y कुछ दोनों को कुछ ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब x होगा, y होगा, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, मतलब दो चर होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, यहाँ तक हम आज इसे पढ़ेंगे, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब आपको समझ आ गया। दो चर मतलब x होगा तो दूसरा चेंज होगा। अगर पहला a है, पहला चर a है तो दूसरा भी b होगा या c होगा, चाहे जो होगा, मतलब अलग अलग होगा तो दो चर हो जाएंगे। वो वाला हम रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, मतलब रैखिक समीकरण जिसका घात 1 हो। ठीक, रैखिक समीकरण हम पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास x माइनस 7y बराबर 0 है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक, लेकिन दो चर हैं इसमें, x है 7y है, दो चर वाले एक के रैखिक समीकरण हमारा हो गया। तो इसमें बस यही था। फिर हम जब प्रश्नावली 3.2 की तरफ हम जब चलते हैं तो उसमें हम कुछ एक चीज़ जानते हैं, जैसे हमारे पास जैसे एक व्यंजक है क्या, ax² प्लस, सॉरी यहाँ पर चूंकि कि ये रैखिक समीकरण है तो केवल ax होगा, इसको हम काटते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c, तो यहाँ पर जो a है a, और यहाँ पर b है जो b, और यहाँ पर c है। तो यहाँ पर एक मतलब एक फार्मूला होता है, या हम कह सकते हैं कि एक नियम होता है क्या, कि जैसे हमारे पास यहाँ पर दो व्यंजक दिए होंगे, पहला तो a1x b1y और c दिया होगा, दूसरा क्या दिया होगा a2x प्लस b2y प्लस c1 c2। यहाँ पर हमारे पास दो व्यंजक दिए होंगे, तो इसमें दोनों व्यंजकों में अगर कुछ समानताएं होती हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर जैसे यहाँ पर कोई मान है और यहाँ पर कोई मान है, यहाँ पर कोई मान है, यहाँ पर कोई मान, यहाँ पर कोई मान, यहाँ पर कोई मान, इसका बटा अगर हम इसका करते हैं बराबर होगा इसका बटा अगर इसका करते हैं बराबर होगा इसका बटा अगर इसका करते हैं। तो अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये हमारा जो रेखा होगा, हम जब ग्राफ बनाते हैं, अभी मतलब ये बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। धीरे धीरे जब हम सवाल करते जाएंगे तो आप विधिवत अच्छे से जान जाओगे। बस जितना मैं बता रहा हूँ अभी बस कुछ समझने की कोशिश करो। जैसे हमारे पास दो व्यंजक दिए होंगे, फिर उसके बाद हम इसका a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, मतलब इन तीनों का भाग देंगे, मतलब a1 बटे a2 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2x दिया हो, यहाँ पर प्लस 3y दिया हो, बराबर हमारे पास 4 दिया हो। ठीक, और फिर एक दिया हो 4x दिया हो प्लस 5y दिया हो बराबर 3 दिया हो, ऐसे दिया हो ना। तो a1 यहाँ पर क्या है 2, a2 कितना है 4, तो 2 बटा 4 बराबर यहाँ पर a कितना है b1 3 है, b2 5 है, c1 4 है, c2 3 है। अगर इन तीनों का मान बराबर हो जाए, जैसे a1 बटे b2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो यहाँ पर ये संपाती होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे संपाती। अब इस संपाती का मतलब क्या होगा,
जब मैं आपको ग्राफ समझाने लगूंगा अभी कुछ देर बाद, तो जब ग्राफ समझाऊंगा आप भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो रेखाएं संपाती होंगी तो और अनेक हल होंगे। क्या? अनेक हल होंगे। अभी तो आप बस इसको याद करिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिर आप विधिवत समझ जाओगे कि ये संपाती और अनेक हल का मतलब क्या है। फिर उसके बाद मान लो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो इसका क्या होगा जानते हो? प्रतिच्छेद करेंगे, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उसके केवल एक हल होंगे। ठीक, केवल एक हल होंगे। जैसे 2/4 बराबर 3/5, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो इसके अनेक हल होंगे, रेखाएं एक हल होंगे और रेखाएं प्रच्छेद करेंगी। अब प्रच्छेद करने का क्या अर्थ है, केवल एक हल होने का क्या अर्थ है, वो सब आप जब अभ्यास करोगे विधिवत समझ आ जाएगा, फिर आप कहोगे हाँ भाई साहब अब समझ आया। उसके बाद तीसरा काम क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक, तो अगर ए फार्मूला होता है जैसे ए बटे इसके बराबर है, लेकिन अंत में ये दोनों बराबर नहीं है, तो उसका क्या होता है जानते हो? रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं क्या है? समांतर हैं, कोई हल नहीं होगा। तब कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ तक इसको आपको फेयर में लिखना है, इसको आप अगली कक्षा तक याद रखना। फिर विधिवत मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर इसका अर्थ क्या है। जैसे संपाती का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ऐसे सूत्र दिए होंगे, फिर हमें x और y का मान अलग अलग मान रख के निकालना होगा। ठीक, उसके बाद जब हम यहाँ पर x y का मान अलग अलग निकालेंगे और यहाँ पर रखते हैं x y ऐसे, जैसे हमने कक्षा पढ़ा था किसमें, 9th में। फिर यहाँ एक्स वाई का मान अलग अलग निकालते हैं, फिर जब हम ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, फिर यहाँ पर जब हम दर्शाते हैं, ठीक, जब यहाँ पर दर्शाया, फिर दूसरी रेखा यहाँ पर दर्शाया, फिर जहाँ पर काटती है, तो हम उसी प्रकार ग्राफ बनाते नहीं थे हम 9th क्लास कक्षा 9 में। उसी प्रकार इसमें भी हमारे पास इसी प्रकार से दिया होगा। फिर एक्स वाई का मान निकालेंगे, पहले समीकरण का, फिर दूसरे समीकरण का एक्स वाई का मान निकालेंगे रख रख के अपने अनुमान से। फिर उसी प्रकार से हम रेखा, मतलब यहाँ पर जैसे 2 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर 2 यहाँ पर, ऐसे करके जब हम मिलाते थे, फिर ऐसे मिला देते थे, फिर कोई रेखा ऐसे काटती थी। उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। फिर ये सब हमारा प्रैक्टिस कहाँ होगा? ये सब हमारा प्रैक्टिस होगा जब हम सवाल हल करने लगेंगे। ठीक, यहाँ बस आपको समझना है। तो यही रेखा जब काटती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक हल होते हैं। ठीक, और जो उनका सूत्र होता है पक्का है, उनका रूप यही होता है। मतलब जो ऐसे मान लो यही सूत्र है तो पक्का है ए बटे इसके बराबर नहीं होगा इसके के। उसी प्रकार जब कोई रेखा संपाती होती है, जैसे मान लो यही रेखा है, इसी पे एक और रेखा काटती है, तो इसका संपाती होता है यानी इसका अनेक हल होगा। जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो उसका जो समीकरण होगा उसी प्रकार से इसी प्रकार से होगा। मतलब 2/4 बराबर होगा 3/5 के, बराबर होगा 4/3 के, मतलब तीनों का मान बराबर ही होगा, तब रेखाएं संपाती हो जाएंगी। और रही बात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या अर्थ होता है जानते हो? कोई रेखा है, यहाँ पर मान लो यही रेखा है, उसके समांतर हो जाएगी, मतलब समांतर रेखाएं कभी काटती ही नहीं, तो उसका कोई हल नहीं होगा। और उसका जो सूत्र रहता है, मतलब जो फार्मूला होगा, वो एकदम इसी के प्रकार का होगा। मतलब A1/A2 बराबर तो होगा B1/, मतलब इसी प्रकार से, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको बहुत थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, लेकिन जब आप सवाल को हल करने लगोगे, सवाल को रिलेट करोगे, तो आप विधिवत समझ जाओगे। इसमें तो कुछ बेसिक सवाल, और इसी में मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा हम बनाते हैं ग्राफ। तो देखो फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। ए होता है प्रथम चतुर्थांश, ए होता है द्वितीय, ए होता है तृतीय, और होता है चतुर्थ। ठीक, इसमें होते हैं हमारे प्लस प्लस, इसमें होते हैं हमारे माइनस प्लस, इसमें होते हैं हमारे माइनस माइनस, और इसमें होते हैं हमारे प्लस माइनस। एकदम सही है भाई, प्लस माइनस, माइनस माइनस और माइनस प्लस, एकदम सही। तो ये हमारे पास ऐसे चतुर्थांश होते हैं। मतलब यहाँ पर x माइनस, इधर होता है x माइनस, इधर होता है y प्लस, सॉरी x प्लस, यहाँ पर y प्लस, और इधर होता है y माइनस। ये होते हैं हमारे चतुर्थांश।
और यहाँ पर हम ऐसे, यहाँ पर 0 होता है, मूल बिंदु कहलाता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हम अपना लिख देते हैं। ठीक, उसी प्रकार नीचे इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, फिर उसी प्रकार से जो एक्स वाई का मान आता है उसी प्रकार हम लिखते हैं, फिर उसी से रेखा खींचते हैं, फिर उसी प्रकार से अगला काम होता है। तो जब मैं सवाल करने लगूंगा, अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आपको अगर थोड़ा समझ आए तब भी टेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तभी हमें ये सब सारी चीज़ें समझ आती हैं, वैसे हमें नहीं समझ आती। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक का आज लेक्चर था वो ख़त्म होता है, और हमारा टारगेट था तो प्रश्नावली 3.1 का भी, लेकिन जो समय है आपको मतलब बेसिक में इतना ही बताने का। तो अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे, फिर देखते हैं क्या हम 3.1 के आगे भी कर पाएंगे। रही बात इस जितने सूत्र मैंने आज आपको बताया वो आपको प्रश्नावली 3.1 में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन 3.2 से लेकर अंत तक पूरे सवाल इसी पे बेस्ड हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तुरंत आपके पास पहुँचे। और आप बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि किसी भी समय मेरा वीडियो मैं चाहे जब डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं तुरंत बताऊंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।